हेलो एवरीवन, एक बार सभी का फिर से स्वागत है महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। सबके बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं एंड डेफिनेटली 5 तारीख के बाद में सारे फ्री हो। तो कहीं ना कहीं हम तैयारी करने लग गए हैं वापस बीएससी नर्सिंग को लेके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हमको तैयारी करनी है। लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ दें तो हमारे पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तैयारी तो चल रही है। अब तैयारी करा दो सर नर्सिंग एप्टीट्यूड की। नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपके पास में ऑलरेडी 3 क्लासें आ चुकी है। आज मैं लेके आया हूँ 4th क्लास आपकी, और 4th क्लास के अंदर मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डील करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात सर, आपको कैसे पता एग्जामिनेशन में कौन से आने वाले हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो आपके ऑलरेडी 3-4 स्टेट्स में पूछा जाता है। और महाराष्ट्र के अंदर पहली बार एग्जाम हुआ, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहली बार में बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए। सेकंड चीज, वो एक्सपीरियंस जो पुराने सालों के क्वेश्चन का है, कि पुराने सालों में क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी चीजें जो है वही रिपीटेड क्वेश्चन आपके दोबारा आएंगे। मैं जनरल सा एक एग्जाम्पल आपके साथ पहले भी रखा है, आज फिर रख रहा हूँ। आप लोग क्लास 10th में साइंस पढ़ते हो, 11th आपके लिए फेमिलियर है। जो आपका महाराष्ट्र सीटी है, यानी हमारा एमएस नर्सिंग है, उनको पता है बच्चों को बीएससी नर्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं क्लास 11th में, क्लास 12th में। आज वो पहली बार पढ़ने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार इस महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहली बार अपने जय भैया को देखा है। तो सबसे पहली बात, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट को देख के डरना नहीं है। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या इसको सॉल्व करने का? इसमें आंसर अधिकतर केसेस में क्या होता है, हमारा सरकारी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सरकारी ऑप्शन। अब जिनको नहीं पता सरकारी ऑप्शन क्या होता है, सरकारी ऑप्शन होता है चौथा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज वाला, यानी उपरोक्त सभी, अन्य सभी। ये ज्यादातर मामलों में ऑप्शन जाता है। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आऊं, आपको ये सारी चीजें मिलेगी कहाँ? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? टेलीग्राम चैनल है हमारा ये महाराष्ट्र क्लासेस के नाम से, और साथ ही साथ में जय अकेडमी के नाम से। ध्यान रखिएगा, आपको सारी जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के टेलीग्राम चैनल पे। आप पर्सनली मुझसे भी बात कर सकते हैं 8619850532। इस नंबर पे बात करके अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि भैया मैं कैसे पढ़ूं, क्या करना चाहिए मेरे को। हर तरीके की प्रॉब्लम मैं आपके साथ डील करूंगा। उसके अलावा अगर आप प्रॉपर मैनर में पढ़ना चाहते हैं, आपके नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। उम्मीद 2.0 बैच ये उन बच्चों के लिए है जो महाराष्ट्र में रह के एम्स की तैयारी कर रहा है। एम्स नागपुर जिसका टारगेट है, जिसका टारगेट एम्स है, वो इस बैच को ज्वाइन करे। इस बैच के अंदर भी आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिलती है, मॉर्निंग में 9 से 12 एंड इवन अभी 8 से 11, एंड साथ ही साथ में 3 से 6 इवनिंग में क्लासेस। तो पावरफुल क्लासेस है, लगातार बेसिस पे क्लासेस होगी। तो इन क्लासेस को ज्वाइन करना, अटेंड करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ की स्पेशलिटी है, वो है आपकी यहाँ का डीपीपी प्रोग्राम, यानी डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम। यहाँ पे आपको हर रोज 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं ईच लेक्चर पे। अब आपके 2 क्लास फिजिक्स की, 2 क्लास केमिस्ट्री की, 2 क्लास बायोलॉजी, यानी 60 क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, जो आपको सेलेक्ट करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा कैरिकुलम एक मैंने ढांचा बना रखा है आपको सही दिशा में गाइड करने का, सही दिशा में सेलेक्ट करवाने का। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। इसके साथ आपका पराक्रम बैच भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के सवालों के सिलसिले पे। तो सवालों के सिलसिले में सबसे पहले सवाल आपके सामने आ चुका है हमारा। तो करेक्ट आंसर सबसे पहले मुझे देखते हैं कौन बच्चा है जो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर देता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में, द डिफरेंस बिटवीन द ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर। यानी कि जब हम थर्मामीटर से, क्या होता है कई बार बच्चों में देखा होगा आपने, हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं हमारे बक्कल कैविटी, यानी आपने देखा थर्मामीटर को हम क्या करते हैं, आर्म पिट में रखते हैं, या फिर हम हमारे मुंह के अंदर रखते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही हमारा रेक्टल थर्मामीटर भी आता है, जहां जिसको हम रेक्टर के अंदर रखते हैं। तो जो रेक्टल के अंदर थर्मामीटर रखा जाता है, यानी हमारे एनस हिस्से में रखा जाता है, तो उन बीच के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना होता है। यानी बक्कल कैविटी में रखें और एक हमारे रेक्टल में रखें, इसके बीच में गैप कितना होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना होता है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ध्यान रखिए क्या होता है, 1 फ़ारेनहाइट का करेक्ट आंसर 1 फ़ारेनहाइट है। कोई भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर करके मत आना एग्जाम में, क्योंकि एक आपका गलत हो जाएगा। ये दोनों कभी भी सिमिलर नहीं होते। हाँ, अगर कैल्विन होता तो करेक्ट आंसर होता, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर में आपको पता होगा कैल्विन कैल्विन में और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, ये सेम होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट में ये बात सेम नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो रैक्टल थर्मामीटर होता है हमारा, इस रैक्टल थर्मामीटर में हम थर्मामीटर को रैक्टल के कितने अंदर इंसर्ट करते हैं, कितने अंदर इंसर्ट करते हैं। अगर बात इंसर्ट की हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 इंच हम इसको इंसर्ट करते हैं। कितना? 1 इंच इंसर्ट करते हैं। अब कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाता है कि आप जो रैक्टर में डाल रहे हैं थर्मामीटर को, वो मीटर इंचेस में नहीं, आप उसको मीटर में कंसीडर करके बताइए। तो हमको मीटर में बताना पड़ेगा। तो जब बात मीटर की हो जाए या सेंटीमीटर की हो जाए, तो ध्यान रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाते हैं
आपके बक्कल कैविटी और आपके रेक्टल टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 1 फ़ारेनहाइट का। अब आगे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका आंसर आ गया है 1 फ़ारेनहाइट। तो फटाफट से मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने बच्चों का आंसर ये करेक्ट था कि 1 फ़ारेनहाइट आंसर होता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में एन एजेंट दैट इनहिबिट द ग्रोथ, एक ऐसा एजेंट जो क्या कर रहा है, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, किसकी, बैक्टीरिया की। अगर वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है, आप लोगों ने सुना होगा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, साइड का मतलब क्या, उसको डिसॉल्व करके तोड़ देना। पेस्ट को साइड कर रहा है, इंसेक्ट को साइड कर रहा है, हर्बी को साइड यानी हर्बी साइड हो गया, फंगी साइड फंगस को साइड कर रहा है। साइड मतलब क्या हो गया, ये SIDE साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है हम किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पोर बनाकर, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या करेंगे, पोर बनाकर उसके प्लाज्मा को बाहर निकाल देंगे, यानी साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल देंगे। अब आपको पता है किसी सेल से अगर साइटोप्लाज्म बाहर आ जाए जो कि उसका लिविंग रिएक्शन मटेरियल होता है, तो वो इंसान, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। बस इस साइड में हम क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं, यानी जहां साइड लिखा हो उसको किल कर दिया। तो द एजेंट टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एक ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट करता है उसको क्या कहते हैं, तो कैरियर नहीं, ये तो उसको कहते हैं जो लेके जाता है। वैक्सीन नहीं, ये भी नहीं है। बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक, अब ध्यान रखना बैक्टीरियोसाइड तो करता है किल, बैक्टीरियोसाइड तो करता है किल, लेकिन उसने किल नहीं बोला, उसने बोला इनहिबिट, रोकते हैं जस्ट, यानी जहां था वो वहीं रुक जाएगा, इन्फेक्शन उससे आगे नहीं बढ़ेगा, इनहिबिट। तो उसने क्या किया, रोकने को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक, क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टेट, तो बैक्टीरियोस्टेट जो है वो एजेंट्स होते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करते हैं, स्टैटिक कर देते हैं, रोक देते हैं। अब यहां पे सोचो कितने आसान सवाल आपसे पूछे गए हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत आसान तरीके से आप इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या है, बैक्टीरियोस्टेट या बैक्टीरियोस्टैटिक हम इन मेडिसिन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि किन बच्चों का ये आंसर करेक्ट था, क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि किन बच्चों को थोड़ा सा चीजें पता है कि हाँ सर इस तरीके की चीजें की जा सकती है, ये जरूर बताइएगा। अब हम आगे बात करें, हाँ अब हमारे पास में एक्सक्रीडेशन रेफर टू वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला गया है कि जो प्रत्यानयन है निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, यानी एक्सक्रीडेशन जो है वो किसको रेफर करता है। अब बात हो रही है एक्सक्रीडेशन की, क्या होता है अगर मैं बात करूं एक्सक्रीडेशन को, तो यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम से हम चीजों को इवॉल्व करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो ये इवैक्यूएटेशन है कि आप क्या कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्रोग्राम को डिटरमाइन करते हो, वहां मिलते हो, एक स्टैंडर्ड होता है वहां का, और वहां से कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे आपका प्राइवेट जैसे एनजीओ आपने देखा नाको वगैरह हो, तो वो क्या करते हैं, वहां से उन चीजों को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, इवैक्यूएट करते हैं। तो सेम चीज अब यहाँ पे क्या कहेंगे अपन, मेकिंग असेसमेंट, इंश्योरिंग क्वालिटी, मीटिंग प्रीडिमिनेटली स्टैंडर्ड एंड मेकिंग अ केयर ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव। अब जो मैंने आपको एक चीज बोली कि हम कोई मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, जहाँ पे एनजीओज आ रहे हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, तो वहां से उनकी मीटिंग्स को जहाँ सब कुछ सेट कर रखा होता है, एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर इस कैटेगरी के पर्सन या इस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन या इस फील्ड के पर्सन वहां पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या कर रहे हो, आप इवेलुएटिंग कर रहे हो चीजों को, कि मैनेज कर रहे हो कि हाँ कहाँ से क्या चीजें निकल के बाहर आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से जा रहा है वो क्या है, मीटिंग प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा कि इस फील्ड के या इस एरिया के या इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन ही यहाँ पे आके उस पर्टिकुलर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अब करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होगा, एक्सक्रीडेशन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन सी है। अब ये करेक्ट जो चीज मैंने एक्सप्लेन की वो यहाँ पे दे रखी है आपकी, accreditation is the process of evaluating an organization or a program to determine if a meet certain standard। तो जो एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड से हो, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से हो या किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे हो। These standards are usually set by a government agency and professional expertise। तो ये जो डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड को, वो कौन करता है, या तो गवर्नमेंट एजेंसी या कोई एनजीओ करते हैं या एसोसिएशन करता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले। तो एक्सक्रीडेशन कैन बी वॉलेंट्री बाय अ मॉडेटरी, यानी कि ये वॉलेंट्री भी किया जा सकता है एंड इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मैंने बोला एक तरीके की मीटिंग अरेंजमेंट हो गई जहां पे हम चीजों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अ पेशेंट हैज अ राइट टू गेट अ मेडिकल रिकॉर्ड, यानी कि जो पेशेंट है उसको राइट होता है उसके मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में जानने। अब अगर मैं बात करूं तो वो क्या प्राप्त कर सकता है, पेशेंट को जब आपने देखा होगा ये चीज, आप जब हॉस्पिटल में जाते हो एडमिट होते हो तो आप वहां क्या करते हो, आप वहां एडमिट हुए, आपकी एक फाइल बनती है। अब वो फाइल जब आप वापस
डिस्चार्ज होते हो तो वो ओरिजिनल फाइल आपको कभी नहीं मिलती, आपको उस ओरिजिनल फाइल की जेरॉक्स कॉपीज मिलती है। क्या मिलती है? जेरॉक्स कॉपीज मिलती है। तो यानी अगर मैं यहाँ बात करूँ, आपको ईमेल पे नहीं दी जाती है, ओरिजिनल नहीं, स्कैनिंग नहीं, आपको उनकी कॉपी दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पेशेंट का राइट क्या है कि उसको जो भी फाइल है उसकी कॉपी उसको प्रोवाइड करवाई जा सकती है, चाहे अगर वो उसकी सेल्फ खुद की होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में प्राइवेसी को थोड़ा ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उस पर। तो अगर जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं वही उनके लिए कंसिडर की जाती है। करेक्ट आंसर किसका सही है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सोचो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत आसान बेसिस क्वेश्चन है ये, बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें, नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज, यानी एक नॉर्मल इंसान है वो रेस्पिरेशन लेता है और आपको यहाँ पे पर्टिकुलर दे रखा है पर मिनट कितना रेस्पायर कर रहा है। अब आप खुद सोचो, आप इसको कैलकुलेट खुद भी कर सकते हो। एक एवरेज, एक सटीक अगर आपसे कोई रेशियो पूछे, जैसे यहाँ तो आपको रेंज दी गई है, लेकिन अगर आपसे एक एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है ये, तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू के तौर पे यहाँ पे आंसर करते हैं 12। तो 12 रेस्पिरेशन जो है वो आप पर मिनट करते हो, एक एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन आपसे अगर रेंज पूछी गई तो हमको पता है, हमने जो एग्जैक्ट रेंज बोली वो कहीं ना कहीं मिडल में आएगी, तो उससे पहले और उससे बाद के डिजिट लिखने हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास में कौन जा रहा है? 10 to 15। अब 20 to 30 का गैप बहुत ज्यादा है, यहाँ और गैप बढ़ गया, और इतना तो हमारा होता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, जो 12 है वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है, और 10 to 15 के बीच की रेंज होती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है मैं 12 कर रहा हूँ, हो सकता है आप 14 कर रहे हो, 13 कर रहे हो, तो ये पर्सन टू पर्सन ये वैल्यू वेरी करती है। आगे बढ़े, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट ऑफ अडल्ट पर्सन इन अ रेस्टिंग रेंज, यानी जब वो बैठा है तो 16 से क्या है आपकी 12 से 16 ब्रीथिंग रेट है। नोट दिस इज द नॉट गिवन इन ऑप्शन, सो द आंसर विल बी द नियरली 10 to 15। तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि जो नॉर्मल एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 12। तो सेम चीजें 12 to 16 की आपको रेंज दी गई, लेकिन वो नहीं है, तो हम उसके नियर बाय क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शन को हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको शायद नहीं पता हो, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? सूजन। जब हमको कोई एक्सटर्नल इंजरी होती है तो हमको चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, मतलब बॉडी वहाँ की टाइट हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्वेल कर जाती है। तो इसने पूछा इनमें से कौन सा है, तो देखो अभी मैंने आंसर ही कर दिया। वो जगह गर्म हो जाती है, पता है हमको, टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ का, स्वेलिंग हो जाती है, बिल्कुल पता है हमको, साथ ही साथ रेडनेस आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसने बोला नॉट, कौन सा नहीं है, तो एक ही आंसर है हमारे पास में, वो है पेलॉर। तो पेलॉर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये फीचर नहीं है हमारे इन्फ्लामेशन का। किसका? हमारे इन्फ्लामेशन का। तो अगर इन्फ्लामेशन का फीचर नहीं है तो इट मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर भी नहीं है। नेक्स्ट बात करें, रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ डीपीटी ऑफ इन्फेंट इन। अब इसने क्या बोला, डीपीटी के लिए प्रशासन की अनुशंसित साइट क्या है? डीपीटी हमारे पास में क्या होता है, हम जब बच्चों को टीका लगाते हैं तो वहां पे डीपीटी का टीका लगता है। क्या लगता है? डीपीटी का टीका लगता है। तो डीपीटी का जो टीका है, जिसमें डिप्थीरिया पर्टोसिस आते हैं हमारे पास में, ये डिप्थीरिया का जो वैक्सीन है एक तरीके से, ये वैक्सीन किस बॉडी के पार्ट पे लगती है पूछा गया, मतलब इंजेक्ट कहाँ होती है, बॉडी के किस पार्ट से इसको इंजेक्ट किया जाता है? तो किस पार्ट से इंजेक्ट करते हैं? डेल्टॉइड रिज पे, रोटाई पे, ये हमारे थाई में होते हैं, द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो बिल्कुल जो बेबी में लगता है तो वहां पे लेटरल साइड ये हमारी होती है वेंट्रल साइड, बैक साइड हमारी होती है डॉर्सल साइड। ये लेटरल हो गई, ये भी लेटरल हो गई, ये हमारी होगी राइट लेटरल और ये होगी हमारी लेफ्ट लेटरल। तो अब ध्यान रखना, जो हमारी लेटरल साइड है, तो थाई का जो लेटरल हिस्सा है वहां पे आपका क्या लगता है? डीपीटी की वैक्सीन लगती है। तो वही साइट है जहां डीपीटी को इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीनेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास में? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अ थाई। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ, हमारे पास में रेडियो आइसोटोप इन अ बॉडी। इसने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जहां रेडियो आइसोटोप का इंजेक्शन शामिल होता है, यानी रेडियो आइसोटोप को यूज करते हैं एज अ इंजेक्शन। अब अगर बात हो रही है यहाँ रेडियो आइसोटोप की, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रेडियो आइसोटोप में क्या होता है, जनरली वहां पे रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं, या रेडियो केमिकल्स कोई एलिमेंट या आइटम होता है, वो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा मॉलिक्यूलर डीएनए में, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि प्रोब की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? प्रोब की तरह। तो जो प्रोब की तरह चीजें बिहेव करती है, तो वो क्या कहना चाह रही है? प्रोब का मतलब क्या होता है? वहां से रेडिएशन निकल रही है। क्या निकल रही है? रेडिएशन निकल रही है। एक तरीके से जब रेडिएशन निकले तो हमको वहां आइडेंटिफाई हो रहा है कि हाँ यहाँ कोई चीजें हैं, तो हम उस बॉडी ऑर्गन को विजुलाइज या देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे,
जिन्होंने शायद बेरियम सल्फेट का भी टेस्ट के बारे में नाम सुना हो, या एंडोस्कोपी के बारे में तो बहुत सुना है आप लोगों ने। तो एंडोस्कोपी आपकी 2 तरीके से होती है, एक बक्कल एंडोस्कोपी होती है, एक एनल एंडोस्कोपी होती है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैमरा इंसर्ट करते हैं, चाहे बक्कल मीडियम से, चाहे आपका एनस मीडियम। सेम वैसा ही एक बेरियम सल्फेट टेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बक्कल कैविटी से एनस तक फिल कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि बॉडी में कहाँ ब्लॉकेज है, क्योंकि हम उसको जब स्कैन करते हैं तो हमको पूरी बॉडी में दिखाई देता है हमारे इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो जहाँ वो नहीं दिखाई देगा इसका मतलब वहाँ पे ब्लॉकेज है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम इसको यूज़ करते हैं रेडियो आइसोटोप को किसके अंदर, पीईटी इंजेक्शन में। किसमें, पीईटी इंजेक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या होगा, पीईटी इंजेक्शन, यानी कि हम बोल सकता हूँ कि रेडियो न्यूक्लियाई जो स्कैन होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में टी स्पून फुल मेडिसिन इज इक्वल टू। अब आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर बोलता है कि 1 चम्मच इसको मेडिसिन देनी है। तो वो जो 1 चम्मच मेडिसिन है उसका वॉल्यूम कितना होता है, वो कितने एमएल होती है। तो जो 1 टीस्पून है हमारे पास, आप देखो तो हमारे पास चम्मच दिया जाता है कि आपको सिर्फ 1 चम्मच मेडिसिन देनी है। तो जो 1 चम्मच मेडिसिन है, ये कितनी होती है, 5 एमएल होती है। तो ध्यान रखना, 1 एमएल टीस्पून का मतलब होता है 5 एमएल मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी में क्या होनी चाहिए, इंजेक्ट होनी चाहिए। तो 1 एमएल सॉरी 5 एमएल मीन्स होता है 1 टीस्पून। क्लियर है? चलिए, ऐसे-ऐसे बहुत ईज़ी, बहुत आसान क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब आप देखो, कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ऑफ सिलेंडर इज। अब हॉस्पिटल में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर्स होते हैं। इन सिलेंडर्स को अलग कलर से कलर किया जाता है। जैसे आपने देखा कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। तो अब देखा कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के, उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट बना दिए अपने हॉस्पिटल में, ताकि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, कम कंडेंस करके उन सिलेंडर्स में भर सके। सेम चीज़ अब उन सिलेंडर्स का फिक्स कलर होता है। आप देखो कभी स्ट्रेचर के नीचे वो लगा रहता है एक सिलेंडर के लिए होल्डिंग, तो वहाँ पे वो सिलेंडर रहता है ताकि जिनको आईसीयू में शिफ्ट करना हो या जिसके ऑलरेडी वेंटी पे हो, मतलब वेंटिलेटर पे हो, तो वेंटिलेटर से उसको ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो सिलेंडर वहाँ पे यूज़फुल होता है। उनका एक फिक्स कलर होता है। आप देखो हॉस्पिटल में कभी जाते हो तो वहाँ पे ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के सिलेंडर दिखते हैं। तो सेम चीज़ आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है उस सिलेंडर का कलर क्या होता है। तो ध्यान रखना, नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होता है उसका कलर होता है आपका फ्रेंच ब्लू। कैसा होता है, फ्रेंच ब्लू कलर का कलर होता है। कैसा, फ्रेंच ब्लू। ये आप फ्रेंच का जो, अगर आपने कभी फ्लैग देखा होगा, जैसे जो जो भी मैंने कलर मेंशन कर रहा हूँ, जैसा मैं कलर अभी यूज कर रहा हूँ, ये हमारा फ्रेंच ब्लू है। कैसा है, फ्रेंच ब्लू। तो फ्रेंच ब्लू कलर जो है इसके नाइट्रिक ऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं। अब आगे मैं अगर बात करूँ आपसे, तो आप देखिए फ्रेंच ब्लू हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब हम बातचीत कर रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच ऑफ द रिसीवर रिसीवर, यानी कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जो रिसीवर है, ठीक है, उसको क्या एक्सप्लेन करता है। मतलब जब हम बातचीत करें तो जो रिसीवर जो है हमारी बात सुन रहा है, हम उसको क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना, हम जब जो कोई इंसान बात कर रहा होगा, आपने देखा होगा डीएनए होता है। डीएनए का जब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन को लेकर, ट्रांसलेशन को लेकर, ट्रांसक्रिप्शन को लेकर, तो हम एक इसमें को बोलते हैं कोडिंग, बोलते हैं कोडिंग। और दूसरा हमारे पास में होता है टेम्पलेट। इस तरीके से होता है। तो वैसे ही जब कोई बोल रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग। क्या बोलते हैं, कोडिंग। लेकिन जब हम, जो रिसीवर होता है वो उस बोली गई भाषा को एक्सप्लेन करके समझता है, तो जो आपने, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही है, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैंने कोडिंग की। लेकिन आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डिकोड कर रहे हो। तो जो रिसीवर होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन, डिकोडिंग। क्या यूज करते हैं, डिकोडिंग। इस तरीके से आपको सारी चीजें जो है वो मिल जाती है इजीली। क्लियर है? तो होपफुली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली ऐसी क्लासेस लगातार बेसिस पे आती रहेगी, और केमिस्ट्री क्लासेस भी आती रहेगी, फिजिक्स की क्लासेस भी आपकी आती रहेगी यहाँ पे। तो अब बस आप अगर चैनल पे आए हैं, चैनल को विजिट किया है आपने, तो मोस्ट वेलकम है आपका। आप जे अकेडमी की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट्स मिल रहे हैं। आपको लगातार बेसिस पे वहाँ क्लासेस मिल रही है। महाराष्ट्र के रिगार्डिंग बहुत बेस्ट आपका बैच है, संघर्ष बैच। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपको अभी ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर आपकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है ना, आपको पता चलेगा कितनी पावरफुल क्लासेस है। और एक हमारा मेन चैनल भी है, इसके बारे में आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप उसको जरूर विजिट करिएगा यूट्यूब पे, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। वहाँ पे पूरी फैकल्टी दिन रात बैठ के आपके लिए मेहनत कर रही है। तो बिल्कुल आपका मोस्ट वेलकम है अगेन फिर से। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना एग्जाम को बहुत अच्छे से करो। एंड जो गिने चुने हमारे पास में 60-70 दिन है, उसमें अपनी पूरी जी जान लगा दो। बाय बाय, टेक केयर।